साथ जेएनयू तलबा पार्लियामेंट मार्च पर अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तलबा को आगे बढ़ने से रोक दिया है। हालांकि तलबा ने रास्ता तब्दील करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की, पर उन्हें पुलिस की सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तलबा का कहना है कि पुलिस ने बेदर्दी के साथ लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस का कहना है कि जानिब से किसी भी तरह की सख्ती पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, बस उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तलबा लीडरों से बातचीत करने की कोशिश जारी है। इस दौरान वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। आला इख्तियारात की कमेटी तलबा के साथ तबादला ख्याल करेगी। वाज़ेह है कि फ़ीस में इजाफे और हॉस्टल मैनुअल में की गई तब्दीली के खिलाफ तलबा पिछले 3 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी बनाता है इसी तरह से ये कैंपस बैठ जाओ सामने से थोड़ा शॉट पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है। हमारे सामने वो खींच कर लेकर गए हैं और एक लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करने के बाद एक दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने बताया था। वहाँ पे इतनी भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी कि बच्चों के ऊपर बहुत निर्दयतापूर्ण अटैक हुआ। उसके बाद हमने अपना रूट चेंज किया है और हम मुनिरका मेट्रो स्टेशन की तरफ से घूम के आ रहे हैं। हम रास्ते में ज़ोर से नारे लगाते हुए और इस पुलिस को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ठीक से ट्रीट करना नहीं जानती है, जो मोदी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के जो स्टूडेंट्स फ़ी हाइक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसने इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया है। हम बिल्कुल शांति से आ रहे थे यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे हम पहले लाठीचार्ज जो है मारा है, साफ इधर मारा है, इधर मारा है, झंडा तक था हमारे हाथ में, फिर भी ये लोग हमें मार रहे हैं। तो अब ये चालू रहेगा जब तक नहीं। हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं और उनमें से कई लोगों को बहुत बल लगा के पुलिस ने यूज किया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। कई साथी जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम लोग अभी मार्च कर रहे हैं। अभी हम इनसे जो तमाम लीडर्स हैं जेएनयू, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स के बारे में उनसे बात कर रहे हैं और सफिशेंट फोर्स लगाया गया है। इनको तमाम जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं इनको बताया गया है कि कानून अपने हाथ में ना लें और ये जो रोड अब इन्होंने रोका हुआ है थोड़ी देर से, इसको आम पब्लिक को भी परेशानी आ रही है, उसका भी इनको कन्विंस करके और इनसे बात कर रहे हैं। होपफुली जल्दी इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लाठीचार्ज की स्थिति क्यों आई? नहीं, अभी हम चेक करके बता देते हैं। लाठीचार्ज का कोई ऐसा एलिगेशन जो इन्होंने लगाया होगा अगर, तो उनसे बात कर लेंगे, लेकिन एज सच इन्होंने ये नहीं बताया कि किसी को कोई खास चोट लगी है। मीनवाइल हमारे जो दिल्ली पुलिस के पुलिस पर्सनल्स को भी कईयों को चोट आई हुई है, क्योंकि इन्होंने 1-2 जगह बैरिकेड जो तोड़े हैं उसकी वजह से हो सकता है कि किसी को थोड़ी बहुत वो आप हमें बता दीजिए, हम चेक करवा देते हैं। कोई ऐसा वो अभी हम आपको चेक करके बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, तो एक बार अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको चेक कर। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी दिल्ली से शंकर आनंद। शंकर, जिस तरह से लगातार जो ये तलबा का एहतजाज है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और अब ये खबर आ रही है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी को देखते हुए मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, वहां पर हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं? जी ना, इस वक्त में हम लोग सफदरजंग मकबरा के ठीक पास में हैं और सफदरजंग मकबरा जो है जो ठीक जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में है और जोरबाग मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने वहां पर छात्र छात्राएं बीच सड़क पर बैठ चुके हैं और वहां पे बैठ करके विरोध मार्च में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से देखा जाए, जिस शुरुआती तौर पे जेएनयू के सामने पर वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां पर जहां बैरिकेडिंग की गई तो उस बैरिकेडिंग के पास पुलिस कर्मियों को चकमा देखते हुए ये छात्र छात्राएं वहां से भाग निकले और उसके बाद मेट्रो का रास्ता और पैदल का रास्ता अख्तियार करते हुए ये लोग पहुंच चुके हैं लोधी रोड स्थित जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में। और वहां पर मामले की नजाकत को समझते हुए पुलिस कर्मियों ने बाकायदा बैरिकेडिंग करके उन तमाम छात्रों को रोका है। हालांकि मैं थोड़ा सा आगे आकर उस लोकेशन से खड़ा हूं
क्योंकि वहां पर बातचीत करने की सिचुएशन में नहीं था, वहां पे नेटवर्क का इश्यूज भी था। और वहां पे अगर कहा जाए तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार उन छात्रों को समझा रही है, लेकिन फिलहाल वो छात्र छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उनमें से कई छात्रों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लेकर थाने में रखा गया है, लेकिन ये छात्र छात्राएं बीच सड़क पर बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ करके ही नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हंगामा जो बरपा है जेएनयू के अंदर में, और वो जैसे ही उसके फी में वृद्धि की गई है और इसके साथ ही जो हॉस्टल के मैन्यूअल में जिस तरह से तब्दीली की गई है, तो उस बात को लेकर यहाँ पे छात्रों के बीच में काफी आक्रोश है। और उसी आक्रोश के मद्देनजर जेएनयू के अंदर में जितने भी छात्र संगठन हैं, सभी छात्र संगठन एक साथ होकर, एकजुट होकर इस विरोध मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि आज उनकी तैयारी थी पार्लियामेंट तक पहुंचना और अपनी बात वहां पे रखना, लेकिन किसी भी हाल में उसे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा और इसके लिए पुलिस की काफी व्यवस्था। शंकर, यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि क्या अभी तक कोई अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा या कोई भी बड़े लेवल का ऑफिसर इन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत के लिए सामने आया है या फिर नहीं? देखिए, जेएनयू प्रशासन के जो कुलपति हैं वो फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं और इन छात्रों का यही आरोप है कि अगर कुलपति आकर के, वहाँ के वाइस चांसलर आकर के छात्रों से बातचीत करते हैं, छात्रों के से मुखातिब होते हैं और बातचीत करके, तो निश्चित तौर पे हो सकता है बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन अब गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है और ये उस वक्त का मामला है जिस वक्त में शुरुआती तौर पे फैसला लिया गया था। और तमाम जो ये सारे अपडेट्स हैं, तमाम जो एक्शन लिया गया था, वो सीधा उनके वेबसाइट पे लगा दिया गया था, ये सारे आदेश की कॉपी। तो इन छात्रों का कहना है कि शुरुआती तौर पे ही उनको सामने आना चाहिए था, लेकिन वो ट्विटर पे आके इसका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो जेएनयू के अंदर में बाकायदा जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे वाइस चांसलर लापता हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, कोई उनको ढूंढ के लाओ। तो इस तरह के नारेबाजी भी वहां पे कर रहे थे। तो यहाँ पे लगता है कि कहीं न कहीं एक जो कम्युनिकेशन गैप जो है वो यहाँ पे हुआ है, जिसके चलते ये मामला और सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पे ये छात्र जो है अभी सड़क पे बैठे हैं, कल हो सकता है संसद भवन के आसपास तक पहुंचे। हालांकि वहां पर मामले की नजाकत को देखते हुए वहां पर धारा 144 जिस तरह से बाकायदा लगी हुई है, लेकिन ये छात्र संगठन अब वो धारा 144 का भी बाकायदा उसका तो बहरहाल इस पूरे मामले पर लगातार हमारी भी नजर जो है वो बनी हुई है। शंकर आनंद, लगातार जो आप हमें तफसीलात दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक सीवर के कनेक्शन नहीं लिए हैं, अगर वो 31 मार्च तक कनेक्शन के लिए अर्जी देंगे तो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। ऑड और इवन फॉर्मूले पर केजरीवाल ने कहा कि आसमान साफ है, फिलहाल ऑड और इवन में तौसीक की जरूरत नहीं है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें ये तय किया गया है कि दिल्ली में जितने इलाके हैं जहां सीवर लाइन डाल दी गई है और जिन लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए हैं उनको सरकार एक मौका दे रही है 31 मार्च तक के लिए। 31 मार्च तक जो लोग नए सीवर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, ना कनेक्शन चार्ज लिए जाएंगे, ना रोड कटिंग चार्जेस लिए जाएंगे, कोई कनेक्शन 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पूरा का पूरा सीवर कनेक्शन दिल्ली सरकार उनके घर में सीवर कनेक्शन लगा के देगी। ये एक नई योजना आज लागू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। और हमें उम्मीद है, ऐसा एक एस्टीमेट है कि 2,34,000 लोग ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आके कनेक्शन लेंगे और सीवर की पाइपलाइन का फ़ायदा उठाएंगे और नालियों के अंदर जो अभी कूड़ा बहा दिया जाता है, यमुना भी साफ़ होगी, इससे लोकेलिटीज़ भी साफ़ होंगी और इससे सबको फ़ायदा होगा। दिल्ली में हवा और पानी की आलूदगी को लेकर बीजेपी ने आज 40 जगह पर एहतजाज किया। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने केजरीवाल से सवाल किया कि आपने दिल्ली की आवाम को गंदगी के अलावा दिया क्या है। उन्होंने केजरीवाल को गलियों में घूमने की भी सलाह दी। बीजेपी ने आज इस सवाल के साथ एहतजाज किया कि हवा भी गंदी, पानी भी गंदा, दिल्ली वाले जिए तो जिए कैसे।
सवाल है अरविंद केजरीवाल से कि हवा भी गंदा कर दिया, पानी भी गंदा कर दिया, यहाँ का पूरा माहौल गंदा कर दिया दिल्ली का। ऐसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को जवाब दो कि हवा भी गंदा, पानी भी गंदा, दिल्ली कैसे जिए। मैं समझता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल गलियों में आज चले जाएं तो लोग इनको जिस गैलन और बाल्टी में पानी के लिए तरस रहे हैं और गंदा पानी जिस बोतल में भरे हैं उसी बोतल से इनको लेके दौड़ा लेंगे। ये स्थिति है गली में। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, अगर साहस है तो आप गलियों में आओ, आप अपने सेक्रेटेरिएट से, अपने घर से बाहर निकलो, फिर आपको पता चलेगा कि दिल्ली में पानी का जो हाल है, हवा का जो हाल है, पानी का जो सैंपल आया है, इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड की क्या बात है। पूरे 20 राज्यों में पानी का सैंपल टेस्ट हुआ, 11 सैंपल, और सबसे खतरनाक पानी दिल्ली में है। दिल्ली की हवा खराब हो तो कभी कभी तेज हवा आ जाए, पानी हो जाए तो हवा स्वच्छ भी हो जाती है, लेकिन पानी खराब हो, अगर इसमें भी अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, तो मैं समझता हूं उनसे बड़ा दिल्ली का कोई शत्रु नहीं है। उधर दिल्ली वालों को फिजाई आलूदगी से कदरे राहत मिली है। 2 दिनों में फिजाई आलूदगी का लेवल 215 हो गया है। दिल्ली में चल रही तेज हवा से भी आलूदगी में कमी नजर आ रही है। आज मौसम सुहावना है। महकमा मौसमियात की अगर माने तो 20 नवंबर के बाद फिजाई आलूदगी में फिर इजाफा हो सकता है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी अपने बयान में कहा है कि पराली जलाना कम हुआ है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी में कमी दर्ज हुई है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 है, जबकि नोएडा में 187 रिकॉर्ड किया गया। चांदनी चौक में लोगों को थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया। उधर बच्चों के लिए भी राहत की खबर है। 2 दिनों के बाद आज स्कूल दोबारा खोल दिए गए। स्कूलों में भी काफी हलचल देखी गई। स्कूल में पढ़ता है केवी सेक्टर 8 में, तो 2 दिन स्कूल बंद रहे, लेकिन बंद रहने से नुकसान तो काफ़ी हुआ है। लेकिन जो सरकार का जो फैसला था 2 दिन के लिए बंद करे गए, तो वो भी उनके हिसाब से ठीक था, ताकि बच्चों को प्रदूषण के हिसाब से कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो उनका फैसला जो था ठीक रहा। और पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो अब ये प्रदूषण हुआ था उसके हिसाब से अब मौसम ठीक है, अब पढ़ाई में सुधार आ जाएगा। ये है कि बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा खराब हो रहा है, पेपर आने वाले हैं। और दूसरी बात है, पोल्यूशन तो है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि बच्चे पोल्यूशन में घर में आए बीमार पड़े स्कूल में। और तो क्या बताएं, पोल्यूशन तो हमारे हाथ में है नहीं ना, किसी के हाथ में है। तो आज तो थोड़ा कम है, कल भी कम था, देखो आगे क्या होता है अभी भी। और बच्चों की पढ़ाई में भी खराब हो रहा है। तो कम है, कल भी कम था, और पिछले 4-5 दिनों से तो निकल नहीं पाया था। आज करीब 4-5 दिनों के बाद आज पहली बार निकला हूँ। कल ऐसे बेटर था, लेकिन आज उससे भी बेहतर है। आज करीब 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसीलिए निकलने की, लेकिन वो भी वेरी अनहेल्दी है। एक्यू लेवल जो कल था वो ऑलरेडी आई थिंक 200 से कम था। सो आई थिंक वी हैव एक्सेप्टेड कि 200 से कम इज़ नॉर्मल इन दिल्ली, सो वेयर इट शुड बी बिलो 50। क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लेम गेम हो रही है दोनों गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की। सर ओडी चला था, उसमें फर्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको नेग्लिजेंस नहीं कह सकते, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कितना कंट्रीब्यूट करता है वो टोटल पोल्यूशन में? 10-15% जैसे ज़्यादा। बाकी और फैक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, पराली का पोल्यूशन है, उन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। बीजेपी लीडर गौतम गंभीर की गुमशुदगी के पोस्टर्स दिल्ली में लगाए गए थे। उन्हें आलूदगी से मुताल्लिक मुनक़िद होने वाली एक अहम मीटिंग में शिरकत करना थी, लेकिन वो इसमें नहीं पहुंचे। बस फिर क्या था, जमकर उनको ट्रोल किया गया। गौतम गंभीर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि दिल्ली की आवाम ने मुझे काम के लिए चुना है और वो काम मैं बखूबी अंजाम दे रहा हूँ। गौतम, जिस तरीके से आपको ट्रोल किया गया इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे बैठक के बाद जिस तरीके से ट्रोल किया गया, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, अगर जितनी मेहनत उन्होंने मेरे को ट्रोल करने में या जलेबियां बांटने में या पोस्टर लगाने में करी, अगर 5 साल इतनी मेहनत इतनी सच्चाई से
अगर पोल्यूशन के लिए करते ना तो शायद दिल्ली आज सांस ले पाती। तो ये जो मेहनत होती है ना, ये सही जगह पे लगाइए, ठीक है। अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने 5 साल में क्या किए। 5 महीने में 90 करोड़ रुपए स्पेंड करे हमने, EDMC के पीछे पड़े, 70 व्हीकल खरीदे। उसके अलावा हमने गाजीपुर लैंडफिल का काम स्टार्ट कराया, पायलट प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। आप बताइए 5 साल में आपने एक इक्विपमेंट खरीदा? इतने बड़े बड़े जो होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं, उसके अलावा और आपने क्या किया? सिर्फ हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ, और बाकी अगर हम ऐड करते तो शायद इनसे ज्यादा काम हम दिखा सकते थे। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी। लेकिन गौतम, दिल्ली की जनता ने आपको सांसद बनाया था अपनी समस्याओं को उठाने के लिए। प्रदूषण आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है और आप उस बैठक में नहीं थे। भाई साहब, अगर दिल्ली की जनता ने मुझे चूज किया तो मेरे काम के लिए चूज किया। 5 महीने में मैंने आपको अपने काम बता दिए। दिल्ली की जनता ने मुझे चूज किया कि जिससे मैं चीजें कर सकूं उनके लिए। गाजीपुर लैंडफिल का काम 5 महीने में स्टार्ट हुआ है। 90 करोड़ के व्हीकल 5 महीने में दिलाए गए हैं। ट्री प्लांटेशन 5 महीने में हुए हैं। आप ये सवाल अगर केजरीवाल जी से पूछें कि 5 साल में उन्होंने क्या किया दिल्ली की जनता के लिए, तो वो जवाब देंगे ना पोल्यूशन को। अब पेरिफेरल हाईवे का क्रेडिट खुद लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। आप हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं जो आपने खुद नहीं करी। एक जल की अगर आप बात करें, आपके लिए जलेबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जल से। जल की जो आप कमेटी है उसके आप चेयरमैन हो, आपने एक चीज़ मुफ्त करी है, उसमें भी आपने जहर मिला दिया। 800 करोड़ का लॉस है दिल्ली जल बोर्ड का। इसका जवाब कौन देगा? एक मीटिंग नहीं अटेंड करी उन्होंने, तो पिछले 5 साल से क्या किया दिल्ली के लिए पूरी दिल्ली की जनता जानती है। एक बस अंतिम सवाल, क्या आपको पछतावा है कि आपको उस बैठक में होना चाहिए था, आप नहीं हो वहाँ पर? मुझे गर्व है कि मैंने 5 महीने में दिल्ली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो किया पोल्यूशन के लिए, उसका बहुत बड़ा गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आज मुल्क के 47वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबडे को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस बोबडे की तकर्री साबिक चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई के सुपुर्दोश होने के बाद हुई है। जस्टिस SA बोबडे 17 महीनों तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रहेंगे। जस्टिस बोबडे का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। सन 1956 में वो नागपुर में पैदा हुए। BA और LLB की डिग्री उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर P चिदम्बरम को जमानत न देने के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली बेंच का कहना है कि अर्जी पर मंगल या बुध के रोज समाअत की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट चिदम्बरम की जमानत अर्जी ठुकरा चुका है। राज्यसभा का 250वां इजलास शुरू हो चुका है। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने तफसीली खिताब किया, राज्यसभा की तारीख पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि ये ऐवान कई तारीखी लम्हों का शाहिद रहा है। इंतखाबी सियासत से परे रह जाने वाली शख्सियात को ये ऐवान एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है और अजीम शख्सियात इस ऐवान का हिस्सा बनकर मुल्क का ताउन कर सकती है। हम पिछले 5 साल के और देखें, यही सदन है जिसने 3 तलाक का कानून होगा कि नहीं होगा, हर एक को लगता था यहीं पर अटक जाएगा, लेकिन इसी सदन की मैच्योरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विमेन एम्पावरमेंट का काम इसी सदन में किया। हमारे देश में आरक्षण के विरोध करके हर पल संघर्ष के बीज बोए गए हैं। उसमें से तनाव पैदा करने के भरसक प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार का 10% आरक्षण का निर्णय किया, लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ, विरोध भाव पैदा नहीं हुआ, सहमति का भाव बना। ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार से हम जानते हैं GST लंबे अरसे से जो को भी शासन में जिसकी जिम्मेवारी है, हर एक ने मेहनत की। कमियां है, नहीं है, सुधरनी चाहिए, नहीं सुधरनी चाहिए, ये सारी भी डिबेट चलती रहेगी, लेकिन वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की ओर इसी सदन ने सर्वसम्मति बना करके देश को दिशा देने का काम किया है और उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ विश्व में हम अपनी बात रख पा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता इसी सदन में
1964 में जो वादे किए गए थे कि 1 साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था, वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है। और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है वो अपने आप में, और ये भी एक विशेषता है, इस सदन इस बात के लिए जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपालास्वामी, वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है। दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी हम आपको एक मिसाल बताते हैं। दरियागंज इलाके के अंसारी रोड पर चोरों ने कुछ ही पल में एक फॉर्च्यूनर कार पर अपना हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कुछ चोर रात में 3 बजे के बाद यहां पहुंचते हैं, कार का शीशा तोड़कर कार लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, इनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी अचानक मुआयने के लिए गाजियाबाद के कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही ऑफिसर्स में हंगामा मच गया। इस दौरान गाजियाबाद के डीएम, एसएसपी भी नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी ने दफ्तर के अंदर और बाहर का जायजा लिया और ऑफिसर्स को सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने आसपास गंदगी के अंबार देखकर इसकी फटकार भी लगाई। चीफ सेक्रेटरी ने आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया। सफ़ेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की यौम पैदाइश के मौके पर खास रैली का इनेकाद किया गया। 50 बाइक सवार मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी से गुजरात के आनंद तक का सफर तय करेंगे और दूध के फवाइद से लोगों को वाकिफ करवाएंगे। ढोल नगाड़े के साथ वेलकम की ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां लोगों ने इन 50 बाइकर्स के जत्थे का जमकर इस्तकबाल किया। ये बाइकर्स यहाँ लखनऊ से पहुँचे हैं। कानपुर में हमारे बाइकर्स आए हुए हैं, इसमें 50 बाइकर्स है। फंक्शन हमारा माती, हमारा जो मुख्यालय, हमारा जो प्लांट है वहाँ पर रहेगा और उसके बाद ये रैली जो है आगे आगरा की तरफ प्रोसीड करेगी। आपको बता दें कि 26 नवंबर को सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का यौम पैदाइश है। इस दिन को नेशनल मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन को मनाने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से ये बाइक रैली निकाली जा रही है। वर्गीस कुरियन जो अमूल के जनक थे, उनका बर्थडे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बर्थडे इनका 26 नवंबर को होता है, जो ब्रांच लेवल पे होता है। इस उपलक्ष्य में एक हम बाइक रैली का आयोजन करते हैं। ये पिछले लगभग 3 साल से ये हो रहा है। इस बार ये बाइक रैली 15 नवंबर से मुल्क की सखावती राजधानी वाराणसी से निकाली गई, जो इलाहाबाद और लखनऊ होते हुए कानपुर पहुँची है। कानपुर के बाद इस रैली का अगला ठिकाना होगा आगरा। उसके बाद ये रैली ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, गोधरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होती हुई आनंद गुजरात पहुंचेगी। इस साल ये बाइक रैली का आयोजन जो किया गया है वो बनारस से शुरू हुआ है 15 तारीख को, और बनारस से शुरू होकर ये रैली 2500 किलोमीटर का सफ़र करके ये जाएगी आनंद, जो हमारा हेड ऑफिस है। इस रैली का मकसद मुल्क में सफेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मिशन को किसानों और नौजवानों तक पहुंचाना है। इसलिए ये रैली जिस शहर या गांव से गुजरेगी, वहां के डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूध का कारोबार करने वालों को मिल्क प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगी। 12 दिन तक चलने वाली ये बाइक रैली करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ का यौम पैदाइश आज। कांग्रेस ने जारी किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस का 1 साल प्रदेश खुशहाल के नारे के साथ अवाम के बीच पहुंचे कांग्रेसी। टनूरी में दलालों के चंगुल से आजाद कराए गए 10 नाबालिग बच्चे। पुलिस ने 2 दलालों को भी किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में डेंगू से बचने के लिए हाईटेक तरीके का इस्तेमाल, ड्रोन से किया जा रहा है दवाओं का छिड़काव।
टिंडोरी में दलालों के चंगुल से 10 नाबालिग बच्चों को बचाया गया है। समनापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन बच्चों का रेस्क्यू किया है। जबलपुर से इन बच्चों को छुड़वाया गया है। इस सिलसिले में 2 दलालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बच्चों को काम का लालच देकर ये दलाल गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और इस पूरे नेटवर्क को तलाश करने में मसरूफ है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर के दुनिया भर में हजारों लाखों फैन हैं, लेकिन जबलपुर में उनका एक ऐसा दीवाना मौजूद है जिसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुसव्विर रामकृपाल नामदेव की, जिन्होंने लता जी की ऐसी खूबसूरत पेंटिंग तैयार की है कि बस जिसे देखने के बाद दिल अपने आप कह उठता है अश अश, क्या बात है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। भारत रत्न लता मंगेशकर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लता मंगेशकर की अपने आप में इकलौती और अनोखी तस्वीर है। और इस पेंटिंग के खालिक हैं जबलपुर के रामकृपाल नामदेव। सुरों की मलिका की इस तस्वीर में 1436 ऐसी छोटी छोटी तस्वीरें हैं जो लता दीदी की जिंदगी से जुड़ी हैं। गौर से देखने पर आपको ये तस्वीरें आसानी से दिखाई देंगी। रामकृपाल को इसे बनाने में तकरीबन 11 महीने का वक्त लगा। इसमें ज़्यादातर लता जी के चेहरे हैं और पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो लता जी के साथ में बहुत सारे कलाकारों के राजनीति से संबंधित हों या कला से संबंधित हों और भी कई क्षेत्रों से संबंधित लोग हैं, उनके चित्र शामिल किए गए हैं। इस तरह से कुल मिला के इसमें 1436 चेहरे हैं। रामकृपाल की मेहनत जब रंग लाई तो इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। रामकृपाल इससे कबल भी लता मंगेशकर की अनोखी तस्वीर बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। रामकृपाल बताते हैं कि वो बचपन से ही लता जी के फैन रहे हैं, इसलिए अपनी पेंटिंग में हमेशा लता जी को शामिल करते हैं। रामकृपाल अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तैयारी में है। लता मंगेशकर जी की ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें 1436 चेहरे बनाए गए हैं और अभी तक मतलब किसी ने किया तो नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया है और इसी कारण से ये इंडिया बुक और एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल की गई है। फन को निखारने के लिए सख्त मेहनत, लगन और जुस्तुजू की जरूरत होती है। लता मंगेशकर की जिंदगी से कई फनकार यही सीख लेते हैं। रामकृपाल लता मंगेशकर की जिंदगी से कितना मुतासिर है वो इनकी पेंटिंग में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू, जबलपुर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सब